एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है और उसी से लोगों की लाइफ डिफाइन। इसी वजह से ये जो महीने हमारे अभी चल रहे हैं, अगस्त सितंबर, हर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स और उनकी फैमिलीज के लिए बहुत ही टफ होते हैं। बिकॉज इस टाइम में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ पढ़ना है, क्या करना है। हमारा ये आज का वीडियो उन्हीं सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बताएंगे उस पूरी जर्नी के बारे में जो कि स्टार्टिंग टू एंड एजुकेशन ले क्या करें और जॉब तक कैसे पहुंचे। इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि इस वीडियो के साथ आने वाले और सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देख पाएं। बाय द वे, ये वीडियो की एक सीरीज होगी फॉर एजुकेशन और ये उस सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। सिर्फ 2022 में कनाडा ने अब तक 4,52,000 लोगों को वीजाज स्टडी के लिए हैं, जो कि पिछले साल से अगर मैं देखूं तो 23% ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एट द सेम टाइम कंपटीशन बढ़ रहा है, ज्यादा स्टूडेंट्स कनाडा में जाके पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप भी उसकी इच्छा रखते हैं कि आप बाहर जाएं, एक अच्छी एजुकेशन, और उस अच्छी एजुकेशन से कुछ हद तक आपका एम ये है कि आप वहीं जाके अपना एक पीआर का रूट क्रिएट करें, ये वीडियो में हम बताते हैं कि क्या स्टेप्स हैं सबसे पहले स्टडी वीजा लेने के। स्टडी वीजा का दोस्तों सबसे पहला तो जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है कि आप अपने लिए एक कॉलेज या एक स्कूल चुने जहां जाके आपने कोई भी स्कूल नहीं उठाना है, क्योंकि हमें सिर्फ वही स्कूल लेने हैं जो कि DLI यानी कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस हैं। और इसकी बहुत ही क्लियर लिस्ट है जो कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो प्लीज गो ऑन टू दैट एंड सी दैट। आपने सिर्फ उन्हीं DLIs में से एक कॉलेज को चुनना है। अब इसके अंदर जितने भी उनके प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वो उस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, बट मेंशन नहीं है, बट वो इंक्लूडेड होते हैं। यानी कि किसी भी स्कूल में जाके एजुकेशन ले रहे हैं फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12, इसका मतलब है कि आप इस प्रोग्राम के लिए वैलिड हैं, आप स्टडी वीजा आपको मिल जाएगा। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट होता है वो दोस्तों वो थोड़ा बड़ा सा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना। अब डॉक्यूमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक एक करके बहुत सारी चीजें हमारे सामने आज सबसे पहला तो यही होता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि आपने कॉलेज में अप्लाई किया और उस कॉलेज ने आपको इन राइटिंग ये दिया कि यस दे आर रेडी टू गिव यू एडमिशन, वहां आके पढ़ाई कर सकते हैं। जब ये आपके पास आ जाता है इसका मतलब है कि आप अपने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना शुरू कर चुके हैं। ये लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेना भी किससे है? DLI यानी कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन। तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ हमें चाहिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब इसका मतलब क्या है? अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटीज होते हैं। इंडिया में हम आधार कार्ड को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मानते हैं। पाकिस्तान या कुछ आसपास की नियरिंग कंट्रीज में डोमिसाइल या सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप को ही वहां का ऐसा प्रूफ माना जाता है। जबकि यूरोपियन कंट्रीज में अगर हम देखें तो उनकी ID यानी कि नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट वो काफी सारी कंट्रीज में, पूरी यूरोपियन कंट्री में, इनफैक्ट श्रीलंका में भी वही चलता है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो ये प्रूफ करता है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट भी है, इसके लिए भी मैं आपको वीडियो में लेटर ऑन कुछ चीजें बताऊंगी जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी फटाफट अपना स्टडी वीजा अक्वायर करने के लिए। जब हमने प्रूफ कर दिया कि हमें एक स्कूल मिल गया है, स्कूल ने हमें एक्सेप्ट कर लिया, अब हमने प्रूफ कर लिया हम किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, अब हमें शो करना है कि हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। बड़ा क्लियरली बहुत इजीली आप प्रूफ कर पाते हैं पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट से, PCC, यानी कि आप अपने गवर्नमेंट के, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आप इजीली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेट्स की वेबसाइट्स पे जाएंगे और आप अप्लाई करेंगे और पुलिस की वेरिफिकेशन आपकी होगी, जिसके बेसिस पे आपको ये PCC सर्टिफिकेट मिल जाता है और वो आपने उसमें अटैच करना है। अगला हमारा पॉइंट आता है प्रूफ ऑफ फंड। वेरी इंपॉर्टेंट, आप वहां जा सकते हैं, आप वहां पढ़ सकते हैं, इतना पैसा आपके पास है। तो ये आप कैसे प्रूफ करेंगे? पहला और बड़ा सिंपल तो यही हो जाता है कि हमारे पास ये फंड्स हैं, बट फंड्स आपके पास आपकी कंट्री में नहीं, फंड्स आपके पास कनाडा में होने चाहिए, क्योंकि एडमिशन आने के बाद आपने उस कंट्री में अगले 2 या 3 साल आपने वहां पे रहना है और वहां पे पैसे खर्चने हैं। पहला जो होता है वो है कि कैनेडियन बैंक अकाउंट में आप खोलें और उसमें आप एक लिमिटेड अमाउंट दिखाएं, जो कि अलग अलग कोर्सेज के लिए कॉलेजेस में मेंशन होता है।
जिससे कि आप अगले अपने ड्यूरेशन ऑफ स्टडी के टाइम में आप अपना खर्चा चला पाएंगे। इसके अलावा एक होता है GIC यानी कि गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, जो भी आप वहां पे लेके, विच इज काइंड ऑफ लाइक अ बॉन्ड कि आपने इतना पैसा वहां पे डाला हुआ है। फिर बैंक स्टेटमेंट्स ऑफ एटलीस्ट लास्ट 4 मंथ, ये सिर्फ प्रूफ है कि हाँ जी पैसा आपके पास रहता है और वो आप वहां लगा सकते हो। अगर आपने कोई स्टूडेंट लोन लिया है तो वो स्टूडेंट लोन के पेपर्स भी इसी तरीके से वर्क करते हैं। अगर आपका कोई स्पॉन्सर है जो आपको पैसा लगाएगा आपकी स्टडीज पे, तो वो भी इसमें वर्क करता है। और अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो वो भी इसमें आपका एक प्रूफ ऑफ फंड में मैटर करेगी, बिकॉज इसका मतलब ये है कि आपको उतनी ही कम फीस चाहिए होगी अपने वहां पे पढ़ाई के लिए। तो प्रूफ ऑफ फंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सबको देखिए, सबको समझिए, बट जो आपके लिए मैटर करता है, जो आप मैनेज कर सकते हैं, उसे ही जरूर दीजिए। जो हमारा आखिरी डॉक्यूमेंट है वो है प्रूफ दैट यू विल लीव द कंट्री आफ्टर योर स्टडीज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमें क्यों प्रूफ करना है। देखिए, बहुत ही क्लियर है, कंट्री ये कहती है कि हम आपको स्टडी वीजा दे रहे हैं, स्टडी वीजा के वजह में आपको एक वर्क वीजा भी मिलेगा, बट वो आपको शुरुआत से ये जरूर कह रहे हैं कि प्लीज अपना ये बताइए हमें कि आप वापस जाएं। अब इसमें अगर आप देखें तो इसका मतलब क्या है, आपको ये प्रूव करना है कि आपकी जो होम कंट्री है उसमें आपके टाइज काफी स्ट्रांग है और आपके पास वजह है वापस जाने। ये हमने अपने पिछले कनाडा के वीडियो में भी कवर किया था, जब हमने विजिटर वीजा की बात की थी कि आप किस किस पॉइंट्स के थ्रू ये प्रूव कर सकते हैं कि आपकी काफी स्ट्रांग टाइज है। और उस वीडियो का लिंक भी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में देख लूंगी, डाल। ब्रॉडली यही है कि आपको दिखाना है आपकी यहाँ पे कितनी एसेट है, आपके पास कितना पैसा है, आपकी फैमिली यहाँ पे, आपकी एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे, ताकि सामने वाले बंदे को ये लगे कि हाँ ये आदमी जा रहा है, पढ़ेगा, सारी चीजें करेगा, बट वापस आएगा। इसको सोच के ये मत डरिए कि इससे शायद मुझे वर्क वीजा नहीं मिलेगा या मुझे PR की अपॉर्चुनिटी नहीं, इसका मीनिंग ये नहीं है। बट वो ये नहीं चाहते कि हर आदमी जो है वो इसी इंटेंशन से आए, ये जरूर चाहते हैं कि आप अपनी इंटेंट बताएं और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी या वजह होनी चाहिए वापस। अब एक स्पेशल डॉक्यूमेंट जो किसी किसी केस में आता है, इसीलिए वो लंबी लिस्ट में मैंने इंक्लूड नहीं किया, वो है योर रीजन, योर लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, कि आप क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन का, कि सोचिए अगर आप एज में 44, 45, 50 के आसपास हैं, आपकी पढ़ाई आपने कुछ 20 साल पहले छोड़ दी थी, आज सडनली आप कोई कोर्स लेना चाह रहे हैं, तो फिर वो आपसे एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि आप इतने सालों के बाद सडनली क्यों पढ़ाई शुरू करने वाले हैं, क्या वजह है। ये सिर्फ एक रीजन हो सकता है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक केस हो सकता है, बट ऐसे बहुत सारे और भी केसेस उनके पास हो सकते हैं। जैसे सोचिए अगर आपने सारी ही पढ़ाई की है अचानक एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में, और आपका बैकग्राउंड इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं है, और आप सडनली आप उसमें आ रहे हैं और यहाँ पे सारी पढ़ाई उसकी है, तो वो सब किसी भी चीज के बेसिस पे आपको ऐसा लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन आ सकता है। आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये आपको इमीडिएटली सबमिट नहीं करना होता। वीजा के डॉक्यूमेंट्स डालते हैं, वहां से आपको एक मेल आता है जो ये कहता है कि आप एक लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन दीजिए दैट व्हाई डू यू वांट टू कम एंड स्टडी। आपको सिर्फ अपना एक ऑनेस्ट रीजन देना है जो है, और अपना केस प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना। ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे आपका वीजा। आप अगर अभी तक का वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज मुझे मोटिवेट कीजिए। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए, उसके बाद अब हमें भरना पड़ेगा अपना फॉर्म, यानी कि आपको अपनी एप्लीकेशन, जिसकी कि आपके पास ऑप्शन होती है कि आप ऑनलाइन भरें या आप ऑफलाइन भरें, आप दोनों तरीके से भर सकते हैं। बट अगर आप किसी फिजिकली हैंडीकैप या कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस में हैं, तो आपके पास ऑप्शन फिजिकल की ही होती है। प्लीज देखिए आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। साथ साथ अगला फिर हमारा आ जाता है अपनी फीस पे करना। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरने लगेंगे, जैसे ही आप उसे एंड करने लगेंगे, आपके पास फीस पेमेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा जो भी वेल डिफाइंड होती है। आपकी 2 तरीके की फीस आपको इसमें पे करनी पड़ती है। एक तो एप्लीकेशन फीस विच इज $150 कैनेडियन। देखिए अभी तो यही फीस है, पर ये फीस ऊपर हो सकती है एट एनी पॉइंट इन टाइम। अगर आप तो प्लीज डू चेक, ऐसा मत कीजिएगा कि हमें तो इंदु ने यही बताया था। इसके साथ दूसरी जो आपको फीस लगती है वो है बायोमेट्रिक की देना होता है। बायोमेट्रिक का सिंपल मतलब होता है कि वो आपकी उंगलियों के निशान लेते हैं, आपकी आईज का रेटिना का स्कैन लेते हैं। उसकी भी एक फीस होती है जो कि $85 है एक इंडिविजुअल की, और अगर आप एज अ फैमिली कर रहे हैं तो $170 कैनेडियन आपको पे करने पड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आप SDS यानी कि स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में फॉल करते हैं। डायरेक्ट स्ट्रीम का क्या होता है कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसके लिए कि कनाडा ने अपने गेट्स थोड़े से ज्यादा अच्छे तरीके से खोले हुए हैं, जिसमें से कि हमारी कुछ नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, पेरू भी है, और मैं इसकी लिस्ट आपको यहाँ पे दे दूंगी। और
मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालने की कोशिश करूंगी इसका एक लिंक, जिससे कि आप जाके देख सकते हैं कि आप SJS में फॉल करते हैं कि नहीं करते। ये बेसिकली वो कंट्रीज है जहां से स्टूडेंट्स पिछले कुछ सालों से पढ़ने आ रहे हैं, डायरेक्ट स्ट्रीम में फॉल करते हैं। इनको बेनिफिट क्या मिलता है कि इनकी एप्लीकेशंस को बहुत फास्ट प्रोसेसिंग मिलती है। जहां एक आम स्टूडेंट की एप्लीकेशन किसी और कंट्री से शायद कुछ हफ्ते एक्स्ट्रा लेगी, इन लोगों को 20 डेज यानी कि ब्रॉडली 3 हफ्तों में आंसर मिल जाएगा, जबकि नॉर्मल अगर आप देखो तो 12 वीक्स की कॉलिंग आउट है। और अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने ये वीडियो बनाते वक्त खुद ट्राई किया कि कितना आ रहा है, और मेरे को खुद 13 वीक्स दिखा रहा था कि इतना प्रोसेसिंग टाइम है। सो अगर आप इसमें फॉल करते हैं तो इसका बहुत बेनिफिट है। एडमिशन में हर दिन इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज ट्राई टू टेक अ बेनिफिट ऑफ दिस इफ यू फॉल इनटू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। आपको वीजा मिल गया, आप कनाडा में एंटर हो गए, पढ़ाई करना शुरू कर दिया, मगर इस टाइम पे भी काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये देखा जाता है कि वो लोनली महसूस करते हैं या प्रॉपर्ली एक दूसरे को अटैच नहीं हो पाते। प्लीज कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। ये चीजें कनाडा में मैटर भी करती हैं और आपको भी बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि आप धीरे धीरे लोगों से अटैच होना शुरू करेंगे। जैसे जैसे आपकी नेटवर्किंग होगी, जैसे जैसे आप लोगों को जानने लगेंगे, आपके लिए भी आने वाले टाइम में जॉब लेना इजी, बिकॉज आपको इसके बाद वर्क परमिट जरूर मिलेगा, बट जॉब हो सकता है कि आपको फिर भी अपनी नेटवर्किंग के बेसिस पे लेनी पड़े। जितना हमने देखा है और रिसर्च से पता चलता है, कनाडा में आज भी रेफरल्स और नेटवर्किंग के बेसिस पे काफी हद तक जॉब्स मिलती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूज योर स्टडी टाइम फॉर नेटवर्किंग एज वेल। अगर अभी तक का वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज मुझे मोटिवेट कीजिए इसी तरीके के और वीडियोस। मैं भी काफी रिसर्च करके आपके लिए इस तरीके के वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूं, ताकि बहुत सारे दोस्तों को इससे हेल्प मिल पाए। और आपकी स्टूडेंट लाइफ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट अभी आया है, जो कि 15 नवंबर से एक्चुअली दिसंबर के एंड तक के लिए वैलिड। स्टूडेंट इस टाइम में पढ़ने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज है। अभी तक का पहले मैंडेट ये होता था कि सिर्फ आप 20 घंटे तक जॉब कर सकते थे जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो हटा दिया गया है। ये एक्चुअली कनाडा में जो लेबर शॉर्टेज है उसको मैनेज करने के लिए वहां के मिनिस्टर ने चेंज किया है रिसेंटली। और अगर आप इस बीच में जा रहे हैं तो आप थोड़े से एक्स्ट्रा टाइम के लिए वहां पे जॉब कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि ये जॉब आप ऐसी स्ट्रीम में करें जो कि जिस स्ट्रीम में आप पढ़ाई कर रहे हैं। सोचिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप किसी ऐसी जगह पे काम कीजिए जहां पे आपको डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपीरियंस मिल पाए। सिर्फ इसलिए मत कीजिए कि आप वहां खड़े होकर 10, 20, 50 डॉलर कमा लें, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प नहीं करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, बिकॉज आपको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है इसके थ्रू। बट ये उन्हीं के लिए है जो कि स्टूडेंट्स कनाडा के अंदर होंगे, और ये इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है, और जो कि ऑफ कैंपस जॉब्स है उनके लिए है। तो वेरी इंपॉर्टेंटली इसका बेनिफिट लेने की कोशिश कीजिए। हमारी पढ़ाई हो रही है, हमने ये जॉब भी कर ली, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी ले लिया, हमारा कोर्स खत्म हो गया है। कोर्स खत्म होने के बाद क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क स्पेशली पेरेंट्स के मन में रहता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई करके करेगा क्या। सो इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक चीज के बारे में शुरुआत कर रही हूं, और इसको मैं बहुत डिटेल में यहाँ पे कवर नहीं करूंगी, इसे मैं एक्चुअली अपने आने वाले वीडियो में कवर करूंगी। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट प्रोग्राम, यानी कि जब आप पढ़ाई करते हैं उसके बेसिस पे आपको एक वर्क परमिट मिलता है। अब ये वर्क परमिट दोस्तों बहुत ड्यूरेशन इसकी चेंज होती है इस बेसिस पे कि आपने कितनी लंबी पढ़ाई की है। तो प्लीज इसे भी थोड़ा सा इवैल्यूएट करके जाइए कि ऐसा ना हो कि आप एक 6 महीने का, साल का कोर्स कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि उसके बेसिस पे आपको वहां 5 साल तक काम करने का मौका मिलेगा। नहीं, इसी के लिए मैं अगला डिटेल वीडियो बनाने वाली हूं, ताकि लोगों को बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये वर्क परमिट क्या है, कैसे वर्क करता है, कौन ले सकता है, उसका क्या बेनिफिट होता है, और उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उसकी क्या ड्यूरेशन है। तो प्लीज मेरे अगले वीडियो के लिए भी बनिएगा, बट प्लीज उससे पहले अगर आपको अभी तक का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपने मेरे रीसेंट वीडियोस को बहुत ही प्यार दिया है और मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूं इस चीज के लिए। बट प्लीज दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, मेरे को मोटिवेट करती रहिए, ताकि मैं ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूं। थैंक यू सो मच। इंदु शर्मा साइनिंग ऑफ, नोट इट ऑल।